बच्चों, स्वागत है आपका अपनी ऐप द उदय अकेडमी ऐप पर। मैं हूं चंचल और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर क्लास 12। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्लीट सिलेबस एज पर द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ सीबीएसई 2021 के हिसाब से हमने क्या किया था, थोड़ा सा अपना सिलेबस समझा था। सिलेबस को मैंने हल्का हल्का सा आपको उसका इंट्रोडक्शन भी दे दिया था कि रियलिटी में हमारे जो सिलेबस है उसमें है क्या क्या, उसमें कौन कौन से चैप्टर है और वो चैप्टर्स हमें क्या क्या समझाना चाहते हैं, यानी कि उसमें बेसिकली हमें उन चैप्टर्स में क्या क्या सीखना है। तो पूरा सिलेबस मैं आपको लास्ट क्लास में कवर करा चुकी थी। आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो क्या है? वो है हमारा चैप्टर बुक 1 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज एनपीओ। तो लेट्स बिगिन। एनपीओ क्या है? सो एनपीओ स्टैंड्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको समझाती हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है प्रॉफिट मेकिंग और एक होता है नॉन प्रॉफिट मेकिंग। एक होता है प्रॉफिट मेकिंग और एक होता है नॉन प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि जब कोई भी एक्टिविटी, कोई भी बिजनेस, कोई भी सेल परचेज, कोई भी बिजनेस रेंडर, कोई भी सर्विस रेंडर की जाती है, किस बिहाफ से, किस इंटेंशन से कि मुझे इस सर्विस को देने के बाद या फिर इस वाले प्रोडक्ट को बेचने के बाद मुझे इससे प्रॉफिट अर्न हो, मुझे इससे इनकम हो, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट मेकिंग। तो आप जितने भी देखते हैं, जैसे आप डेली लाइफ में हम काफी सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप टूथ ब्रश इस्तेमाल करते हैं, तो जिस कंपनी का आप टूथ ब्रश इस्तेमाल करते हैं उनका अल्टीमेट टारगेट क्या होता है? उनका अल्टीमेट टारगेट होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, काफी सारी हो गई, जैसे बेकरी वाले हो गए, फर्नीचर की शॉप्स हो गई, तो काफी सारे जितने भी हमारे आसपास मैक्सिमम एग्जांपल्स जो है वो सारे हमारे प्रॉफिट मेकिंग के एग्जांपल्स हैं। प्रॉफिट मेकिंग का सिंपल सा मीनिंग क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, जब किसी, कोई भी फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी लीगल एंटिटी जब बिजनेस, जब प्रॉफिट अर्न करने के इंटेंशन से कोई भी एक्टिविटी करती है, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। और उस वाले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम ऑलरेडी अपने 11th क्लास में उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो हमने उसमें क्या बनाया था? आपने सोल प्रोप्राइटर, आपको 11th क्लास का चैप्टर याद होगा, अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटर। तो उसके अंदर हमने क्या बनाना सीखा था? उसके अंदर हमने फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने सीखे थे। फाइनेंशियल अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे क्या क्या चीज आ जाती है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, और एक और चीज 12th क्लास में आप सीखते हो उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है। तो प्रॉफिट मेकिंग हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब हमें सीखना है नॉन प्रॉफिट मेकिंग, यानी कि मान लीजिए जैसे कोई एनजीओ है, आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी काफी सारे एनजीओ होते हैं, स्टडी से रिलेटेड यानी कि जो बच्चों को पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड भी काफी सारे एनजीओ होते हैं। गरीबों के लिए, जिसको हम अनाथ आश्रम बोलते हैं, वो भी एक तरीके के क्या होते हैं? वो भी एनपीओ होते हैं, यानी कि वो काम तो कर रहे हैं, वो भी सेल परचेज कर रहे हैं, वो भी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन उनका अल्टीमेट टारगेट क्या है? उनका अल्टीमेट टारगेट है सोशल वेलफेयर, लोगों का कल्याण करना, जो नीडी पर्सन है उनके लिए काम करना। लेकिन जो प्रॉफिट मेकिंग है उनका सिर्फ किसके लिए काम करते हैं? फॉर द रिच प्रोफाइल। वो सिर्फ उस बंदे के लिए काम करते हैं जो उनको उनकी सर्विस या फिर उनके गुड्स के लिए उनको पैसे दे सके। प्रॉफिट मेकिंग जो होता है वो सिर्फ उस सेक्टर के लिए करता है काम। लेकिन जो प्रॉफिट मेकिंग, जो नॉन प्रॉफिट होती है, वो किस सेक्टर के लिए करती है? तो ये सोशल सेक्टर के लिए करती है, सोसाइटी, नॉर्मल पब्लिक के लिए करती है, जो कोई भी सर्विसेज को परचेज नहीं कर सकते, इसी गुड्स को परचेज नहीं कर सकता। तो एनपीओ जो होते हैं वो ऐसे, यानी कि बेसिकली प्रॉफिट मेकिंग इज कंसर्न विद रिच पीपल एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न विद पुअर पीपल। तो यहाँ पर हमें बेसिकली सीखना क्या है? तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमें बेसिकली क्या सीखना है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे मैनेज करती है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको पता है कि चलो कोई बात नहीं, ये क्या करती है, इनके पास कैश आता है। जैसे मान लीजिए अगर इन्होंने कोई चीज परचेज की, परचेज करने से इनके पास से जो पैसा है वो जाएगा, और अगर इन्होंने कोई चीज सेल करी और सेल करने से इनके पास पैसा आएगा, तो पैसा आया इनके पास, ठीक है। लेकिन आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, कि जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, ट्रांजेक्शन तो इसके अंदर भी होती है, यानी कि यहाँ पर भी कैश आता है ना, यहाँ पर भी कैश आता है और यहाँ से भी कैश जाता है।
कैश आता भी है, कैश जाता भी है। ये भी कुछ प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उसके बाद कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं, और इनके पास भी कुछ जो फिक्स असेट्स होते हैं वो भी होते हैं। लेकिन जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनमें क्या होता है, इनके अंदर आप मुझे एक बात बताओ, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या उसको किसी चीज को खरीदने की जरूरत नहीं होती? उसको वो कोई चीज रेंडर नहीं करते, कोई सर्विस रेंडर नहीं करते। यानी कि कैश का आना और जाना, कैश का आना और जाना तो भाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के भी अंदर होता है, क्योंकि हमारे इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी नहीं है जो अपने आप को इकोनॉमिक एक्टिविटी से सेपरेट कर सके। नोबडी कैन नॉट आइसोलेट हिम बाय द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कोई भी पर्सन होता है वो अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकता इकोनॉमिक एनवायरमेंट से। यानी कि जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती है, इनके पास भी कहीं ना कहीं से पैसा आता है, और ये भी कहीं ना कहीं पैसे को देते हैं, कहीं पर लगाते हैं, यूज करते हैं। तो ऐसे ही जैसे प्रॉफिट मेकिंग के पास पैसा आता है और पैसा जाता है, तो इसके पैसे आने जाने के लिए और बाकी सारी एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। वैसे ही नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती है। तो देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो ये बेसिकली हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट टू बी कवर, कॉन्सेप्ट टू बी कवर्ड। यानी कि बेसिकली मैं आपको यहाँ पर ये समझा रही हूँ कि हमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं। सबसे पहले हमने प्रॉफिट मेकिंग में क्या सीखा था? सबसे पहले हमने प्रॉफिट मेकिंग में सीखा था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमने ये सीखा था ना। उसके बाद हमने क्या सीखा था? उसके बाद हमने सीखी थी बैलेंस शीट, ये सीखा था हमने। और एक हम करते थे कभी कभी सब्सिडियरी बुक में कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का मतलब कैश बुक जो हम बनाते थे, डबल कॉलम और सिंगल कॉलम करके हम जो कैश बुक बनाते थे वो कैश अकाउंट। यहाँ पर इस प्रॉफिट एंड लॉस की जगह क्या बनेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही। लेकिन क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस इन द सेंस ऑफ कि हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि हम हमारी जो इंटेंशन है वो पर्सनल प्रॉफिट अर्न करने की। लॉस का मतलब है कि हमें पर्सनल लॉस हो गया। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो प्रॉफिट के लिए होती नहीं है, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट का टर्म जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा क्या बनता है, तो यहाँ पर बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऐसे ही यहाँ पर बैलेंस शीट बनती है, तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर भी बैलेंस शीट बनती है, एक्सेप्ट सम टर्म्स। कुछ टर्म्स है जो थोड़ी सी अलग हो गई है। बैलेंस शीट आपको आती है बनानी, अगर आपने 11वीं क्लास में अच्छे से सीखी तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपने 11वीं क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छे से बनाना सीखा है तो यहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अगर आपने 11वीं क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं आपको शुरू से बेसिक्स अच्छे से समझाऊंगी। नेक्स्ट आ जाता है कैश अकाउंट। तो यहाँ पर कैश अकाउंट अगेन थोड़ा सा प्रॉफिट मेकिंग वाला सेंस आ रहा है। तो यहाँ पर कैश अकाउंट की जगह हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर हम बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो मेजर हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स करने हैं? कॉन्सेप्ट्स टू बी कवर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखना है, बैलेंस शीट बनानी सीखनी है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने सीखने हैं। फटाफट से नोट कीजिए इसको। मेन कॉन्सेप्ट्स तो हमारे क्या क्या हो गए? मेन कॉन्सेप्ट्स जो आपके पेपर में आते हैं। सबसे पहले हो गया, हमें बनाना सीखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद हमें सीखना है बैलेंस शीट। उसके बाद हमें बनानी सीखनी है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये तीन तो मेजर है। अब इसके अलावा हमें कुछ सब्सिडियरी अकाउंट्स बनाने सीखने हैं। अब हमें कुछ सब्सिडियरी अकाउंट्स बनाने सीखने हैं, जैसे कुछ टर्म्स सीखनी होंगी, और यहाँ पर मैं कुछ लिख देती हूँ इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, तो सब्सिडियरी अकाउंट्स देते हैं। सब्सिडियरी अकाउंट्स में क्या क्या सीखना है? सबसे पहले हमें सब्सिडियरी अकाउंट में सीखना होगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। उसके बाद हमें सीखना होगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। उसके बाद हमें सीखनी होगी
गुड्स एंड सप्लायर अकाउंट, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मटेरियल सप्लायर अकाउंट। सप्लायर का यहाँ पर सिंपल सा सेंस है क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। अब ये मटेरियल क्या है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिस भी मटेरियल में डील करती होगी, जैसे मान लीजिए आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्पोर्ट्स में डील करती है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दवाइयों में डील करती है तो इसमें क्या आ जाएगा मेडिसिन, और मतलब अलग अलग तरीके से स्टेशनरी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टेशनरी अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पर अगर आप स्टेशनरी में डील करते हैं, बच्चों को आप फ्री में कॉपियां बांटते हैं पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा स्टेशनरी एंड सप्लायर अकाउंट। जो हमें ये वाला मटेरियल उधार पे दे रहा है तो वो हो जाएगा हमारा सप्लायर, ठीक है। तो हमें बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट कवर करने हैं। अगर आपने ये 3 कॉन्सेप्ट समझ लिए तो आपका इसमें से आपके 8 मार्क्स जो है वो कहीं नहीं गए। प्रैक्टिकल 6 मार्क्स का आता है, लेकिन 2 क्वेश्चन के और 2 से 4 क्वेश्चन जो है 2 से 4 मार्क्स जो है चैप्टर की बाइफिकेशन कर देती हूँ कैसे होता है। इसमें 6 मार्क्स का तो डेफिनेटली क्वेश्चन है ही है, 6 मार्क्स में तो आता ही आता है। उसके अलावा 3 मार्क में भी एक क्वेश्चन आ जाता है और 1 मार्क में भी एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो 10 मार्क्स की जो है ये चैप्टर कम से कम एवरेज रखता है, वेटेज रखता है 10 मार्क्स की, ठीक है। तो ये तो हमारे मेजर कॉन्सेप्ट है जो हमें कवर करने हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन समझनी है, सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। उसके बाद हो जाता है डोनेशन, डोनेशन के बाद हो जाएगा आपका एंट्रेंस फीस, उसके बाद आता है आपका मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है। इसके अलावा हो जाती है आपकी लेगेसी। इसके बाद और क्या आता है आपका, और आपका इसके अंदर एक और अकाउंट लिख लो, फिक्स असेट अकाउंट, पूरा लिख देती हूँ फिक्स असेट्स। आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट में जैसे बनाया ना अकाउंट, वैसे ही उसी तरीके का अकाउंट बनेगा यहाँ पर। जो हम डिस्पोजल अकाउंट बनाते थे ना उस तरीके का अकाउंट बनेगा इसके अंदर, फिक्स असेट्स अकाउंट, ठीक है। ये बन सकता है यहाँ पर लेगेसी, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, लेगेसी, और ये मेजर टर्म्स है जो आपको समझनी है, ठीक है। इसके अलावा कोई टर्म होगी बीच में तो मैं आपको बता दूंगी, अभी तो मेजर टर्म्स अभी यही समझनी है, ठीक है। समझे, चलिए नोट कर ले फटाफट से इसे। चलिए ये टर्म समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सारी चीजें तो हम समझते रहेंगे, बाद में मेजर कॉन्सेप्ट तो बाद में समझेंगे। पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूं, पता चले मैं आपको अकाउंट बनाना शुरू करूँ और आपको पता ही नहीं है कि मैंने आपको अकाउंट बनाने शुरू करा दिए और वहां पर मैं लिख रही हूँ सब्सक्रिप्शन, आपको सब्सक्रिप्शन ही नहीं पता तो आप अकाउंट क्या समझोगे, आपको अकाउंट समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की, ठीक है। टर्म्स, ठीक है, एंड देयर ट्रीटमेंट क्या होंगे इनके, ठीक है। यहाँ पर हम टर्म्स लिखेंगे और यहाँ पर हम उसके ट्रीटमेंट समझेंगे। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने ये टर्म पढ़ी है डबल एंट्री बुक सिस्टम, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है या फिर कोई भी इवेंट होता है। अब इवेंट और ट्रांजैक्शन में क्या फर्क होता है, इवेंट का मतलब होता है जो मतलब बिना बताए हो जाए, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन या फिर सडन सिचुएशन, जैसे लॉस इनकर होना, लॉस हो जाना, लॉस कोई जानबूझ के तो करता नहीं है, ये एक इवेंट है, ठीक है। एक्सीडेंट हो जाना, फैक्ट्री में आग लग जाना, तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे होते हैं इवेंट्स। जैसे लॉस हो जाना सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है, लॉस कोई जानबूझ के नहीं करता, अपने आप होती है, तो ये इसको हम बोलते हैं इवेंट, जो अपने आप बिना बताए हो जाते हैं। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती है जो हम जानबूझ के करते हैं, जैसे प्रॉफिट अर्न हमने जानबूझ के किया, हमने अपने ट्रांजैक्शंस किए, जितने भी ट्रांजैक्शंस किए उसके बेस में हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस क्या होती है जो जानबूझ के की जाती है, इवेंट्स क्या होते हैं जो बिना बताए हो जाती है, जो जिसकी हमें खबर नहीं होती और वो हो जाती है, जैसे फैक्ट्री में आग लग जाना या फिर लॉस हो जाना, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, हमारी इवेंट्स होती है, ठीक है। चलिए सबसे पहले टर्म समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको टर्म लिखवाई है यहाँ पर सब्सक्रिप्शन। चलिए सब्सक्रिप्शन होती क्या है,
तो सबसे पहले आप बात समझो जो सब्सक्रिप्शन होती क्या है। आप जैसे मेरे YouTube अकाउंट पे जाओगे, मेरा YouTube अकाउंट है द उद्यन अकेडमी के नाम से, और लोगो हमारा वही ट्री वाला लोगो है पर्पल कलर में, आप वो देखना, ठीक है। उसपे हमारे काफी सारे वीडियोस है, अगर आपको कुछ देखना है तो आप उसमें से देख सकते हैं। चलिए देखो क्या होता है सब्सक्रिप्शन। YouTube चैनल पे जब आप जाते हैं तो जब आप मेरा YouTube चैनल खोलोगे तो वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है? सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर हम किसी पर्सन को कंट्रीब्यूट करना, किसी पर्सन की तरफ कंट्रीब्यूट करना, जैसे काफी सारे एनजीओ होते हैं, काफी सारे एनजीओ क्या करते हैं कि कोई एक बंदा नहीं चला रहा होता किसी एनजीओ को, कोई एक पर्सन नहीं चलाता, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अकेले एक एनजीओ को चलाएं। काफी सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। इस कंट्रीब्यूशन को ही यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बोला जाता है, ठीक है। यानी कि रेगुलर बेसिस पे उन लोगों ने क्या करी होती है, अपनी इंस्टॉलमेंट बांधी होती है कि हम हर साल या फिर हर हाफ ईयर में या फिर हर 2 साल में इतना कंट्रीब्यूशन तो देंगे ही जितने मेंबर हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन का नेचर क्या होता है? तो सबसे पहली बात इसका नेचर होता है कि ये क्या होती है, ये होती है इनकम। यहाँ पर मैं एक और बना देती हूँ जिसमें यहाँ पर लिख देती हूँ इनका नेचर। इनका नेचर क्या होता है, ठीक है। तो और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसकी टर्म, ठीक है। तो इसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर होता है, क्या होती है ये होती है आपकी इनकम। इसका ट्रीटमेंट, अब आपको पता है जो सब्सक्रिप्शन होती है, कम से कम कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसके कितने इफेक्ट होते हैं? उसके 2 इफेक्ट होते हैं। तो देखते हैं सब्सक्रिप्शन कहाँ आएगा। अब सब्सक्रिप्शन 2 जगह आनी चाहिए। कहाँ आनी चाहिए? पहली बात तो कोई बंदा जब सब्सक्रिप्शन देगा, जब कोई पर्सन सब्सक्रिप्शन देगा तो हमारे पास पैसा आएगा, यानी कि कैश बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक और चीज समझा देती हूँ, इसको यहाँ पर होल्ड करना, इससे पहले मैं आपको एक और चीज समझा दूँ। चलिए देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है रेदर देन कैश बुक की जगह। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नाम से पता चल रहा है, रिसिप्ट का मतलब जब पैसा आएगा तो रिसिप्ट, और जब पैसा जाएगा तो पेमेंट। यानी कि जब कैश हमारे पास आएगा, जब कैश हमारा बढ़ेगा तो कहां पर जाएगा? रिसिप्ट साइड। और जब हमारे पास से कैश जाएगा, कम होगा हमारा कैश, तो वो किस साइड जाएगा? वो जाएगा पेमेंट साइड, ठीक है। इस पर आ जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को मैंने आपसे किससे कंपेयर करने के लिए बोला था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कंपेयर करने के लिए बोला था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कंपेयर करने का मतलब क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब, हम प्रॉफिट एंड लॉस में 2 टर्म्स बनाते थे। कौन सी? एक होती थी हमारा जहां पर पैसा आता था, और एक होती थी जहां पर हमारा पैसा जाता था। सॉरी, एक होता जहां से हमें रेवेन्यू मिलती थी और एक होता था जहां से हमारा पैसा जाता था। जैसे इनकम में क्या आएगा? जब भी हमें कोई प्रॉफिट होगा, हमें कोई रेवेन्यू मिले, यानी कि हम कोई सेल करें, ठीक है, या फिर हमें कोई पैसा रिसीव हो, तो वो किस में जाएगा? वो जाएगा इनकम साइड। किस साइड जाएगा? इनकम साइड। एक्सपेंडिचर साइड क्या आता है? एक्सपेंडिचर साइड इसका उल्टा, हमें किसी चीज में लॉस हो जाए या फिर हम किसी चीज को परचेज करें, है ना, और या फिर हमें कोई किसी चीज की पेमेंट करनी पड़े, तो वो चीज किस में चली जाती है? एक्सपेंडिचर में चली जाती है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाके किस नेचर की चीज है? नेचर का मतलब 2 तरीके का नेचर होता है हमारे पास, 2 तरीके का नेचर होता है। विजिबल नहीं है आपको? हमारे पास 2 तरीके का नेचर होता है। सबसे पहला एक होता है रेवेन्यू नेचर और एक होता है कैपिटल नेचर। क्या होता है? एक होता है रेवेन्यू नेचर, एक होता है कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू नेचर का मतलब होता है जो चीजें बार बार जिनके बार बार होने की पॉसिबिलिटी होती है उनको बोलते हैं रेवेन्यू नेचर। जिनके बार बार होने की पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि रेगुलर बेसिस पे होने की जिनकी पॉसिबिलिटी होती है, उनको क्या बोलते हैं? रेगुलर। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल के आपका पूरे बस एक बार भरते हो जिंदगी भर कभी बिल नहीं आएगा, क्या ऐसा होता है? नहीं। तो वो किसके अंदर आएगा? वो रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा। उसके बाद पहली बात तो इसका नेचर क्या होता है? रेवेन्यू नेचर। दूसरा, इसका जो अमाउंट होता है ना, वो कैपिटल के मुकाबले कम होता है। क्या होता है? कम होता है, ठीक है। तो
तो जो रेगुलर बेसिस पे होती है और जिनका अमाउंट कम होता है वो कौन से नेचर की होती है, रेवेन्यू नेचर की। और जिनका नेचर होता है जो इरेगुलर बेसिस पे होती है, इरेगुलर, तो वो किसके अंदर जाती है, वो जाती है हमारे कैपिटल में। जैसे फर्नीचर परचेज करना, फर्नीचर आप क्या हर साल चेंज करते हो, हर साल फर्नीचर खरीदते हो नहीं ना। घर के लिए वॉशिंग मशीन होती है, क्या वो हर साल खरीदी जाती है, हर महीने खरीदी जाती है, नहीं। जबकि जो बिजली का बिल है वो हर महीने आता है, तो बिजली का बिल क्या हो गया, रेगुलर बेसिस पे आ रहा है। लेकिन जो हमारा फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, घर हो गया, घर क्या आप हर साल बदलते हैं, नहीं बदलते, तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, वो कैपिटल का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको नेचर समझ आया हो। अब आपको ध्यान से समझना है, जो रेवेन्यू नेचर की चीजें होती है वो जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। और जो इरेगुलर पैटर्न की चीजें होती है वो किसमें जाती है, बैलेंस शीट में, ठीक है। जो रेगुलर बेसिस पे होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट देना, किसी चीज के ऊपर इंटरेस्ट देना, तो वो सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर का मतलब इनकम या फिर एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कैपिटल में क्या है, इरेगुलर बेसिस पे जो हम खर्चे करते हैं, जैसे फर्नीचर खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, प्रीमाइसेस खरीदना, तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती है, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट आपको बताइए, बैलेंस शीट के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। तो यानी कि जब हम कैश की बात करेंगे, कैश का मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट, और जब हम इनकम एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो इनकम या फिर एक्सपेंडिचर, इनकम या फिर एक्सपेंडिचर। चलिए, अब मुझे इसका आंसर देना है आपको, ठीक है। चलो, सब्सक्रिप्शन, पहली बात हमारे लिए क्या है, इनकम है। क्या है, इनकम। सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारे लिए क्या होती है, इनकम। इनकम है तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कहाँ जाना चाहिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। और दूसरी बात हमारे लिए इनकम है, इनकम कौन से नेचर की है, रेवेन्यू या कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर की है। क्यों, क्योंकि सब्सक्रिप्शन, मैंने अभी आपको बोला कि सब्सक्रिप्शन जो है वो बार बार मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेके आपका नाता खत्म, आपको बार बार सब्सक्रिप्शन देनी होती है, क्योंकि आप लोग ही तो हो जो उस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं। तो आप बेसिकली, आपको अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ रहे हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप ये चीजें याद रखना, सब्सक्रिप्शन इनकम होती है, और एक तो ये जाती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, और एक ये जाती है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। चलिए, इसको नोट कर लो फटाफट नीचे वाले को। ये चीजें आपको 11th क्लास से पता होनी चाहिए थे। चलिए, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं हम डोनेशन। डोनेशन क्या होता है, डोनेशन, डोनेशन बेसिकली हमारा क्या होता है। अच्छा, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी किस साइड आएगी, रिसिप्ट साइड आएगी। अब ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आएंगी। रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट साइड आएगी। रिसिप्ट साइड क्या होती है, डेबिट साइड। पैसा बढ़ता है ना, कैश बढ़ा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड जाएगी, आप बताओ मुझे। इनकम एक्सपेंडिचर का मतलब सब्सक्रिप्शन अकाउंट इज इनकम, इनकम है तो किस साइड जाएगी, इनकम साइड जाएगी, इनकम साइड। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है डोनेशन। डोनेशन का क्या मतलब होता है, डोनेशन का मतलब होता है, डोनेशन एक्चुअली में 2 तरीके के होते हैं। डोनेशन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है जनरल और एक होता है स्पेसिफिक। एक होता है जनरल और एक होता है स्पेसिफिक। जनरल डोनेशन क्या होता है, स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है। जनरल डोनेशन बेसिकली क्या होता है, जनरल डोनेशन होता है कि मान लीजिए आपने मुझे डोनेशन दिया, आपने मुझे डोनेशन दिया, मैं कैंटीन चलाती हूँ, आपने मुझे डोनेशन दिया और आपने बोला कि दीदी मैं आपको ये कंट्रीब्यूट करना चाहती थी, मैंने कर दिया या फिर चाहता था और मैंने ये कंट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि आपने मुझे पैसे दे दिए और आपने बोला कि दीदी इसे ना किसी अच्छे काम में लगा देना। मैंने बोला ठीक है, मैं इसे अच्छे काम में लगा लूंगी। तो यहाँ पर मैं इस पैसे को कहीं पे भी यूज कर सकती हूँ। कहीं पे भी यूज का मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं, यूज ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही होगा, लेकिन मैं उसको रेवेन्यू नेचर के लिए भी यूज कर सकती हूँ, कैपिटल, यानी कि मैं उससे बिजली का रेंट भी भर सकती हूँ, बिजली का बिल भी भर सकती हूँ, और उससे मैं कोई फिक्स असेट भी खरीद सकती हूँ। यानी कि यहाँ पर आपने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई, यहाँ पर आपने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई। लेकिन स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है, आपने मुझे पैसे दिए और आपने बोला कि दीदी इससे ना मेरे नाम का पंखा टंगवाना अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, ठीक है। आपने क्या बोला कि अब मेरे नाम का पंखा टंगना चाहिए, या फिर मैंने जो पैसे दिए उससे तो मेरे नाम की ईंट लगनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा ना, मंदिर वगैरह में जाते हो तो हर टैंक के ऊपर उसमें नाम लिखा हुआ होता है, तो वही यहाँ पर स्पेसिफिक डोनेशन।
तो स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है? स्पेसिफिक डोनेशन हमें जिस पर्पस के लिए दिया गया है हमें उसी पर्पस के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है? कंडीशन अप्लाई होती है। इसका रेवेन्यू, इसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर होता है रेवेन्यू नेचर, और इसका नेचर क्या होगा? कैपिटल नेचर। ठीक है, तो जनरल डोनेशन का क्या होगा? तो जनरल डोनेशन की बात करते हैं। जनरल डोनेशन के साथ क्या होगा? जनरल डोनेशन आपको पता है इसके भी दो एस्पेक्ट्स होंगे। एक तो भाई रिसिप्टेंट पेमेंट, पैसा तो आ रहा है ना, तो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट, और ऊपर से ये हमारे लिए इनकम होती है। पैसा तो आ रहा है ना, तो रिसिप्टेंट पेमेंट में तो जाएगा ही जाएगा, और ऊपर से इसने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई, कोई भी कंडीशन नहीं लगाई, तो हम बेसिकली ये मान के चलते हैं कि इसका नेचर जो है वो क्या है? रेवेन्यू नेचर। और रेवेन्यू नेचर है तो किसके अंदर जाएगा? रेवेन्यू नेचर है तो किसके अंदर जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर जाएगा। ये सारी चीजें प्लीज लिख लो आप। रिसिप्टेंट पेमेंट में किस साइड जाएगा? ऑफ कोर्स रिसिप्ट साइड जाएगा। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस साइड जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। इनकम है तो इनकम साइड ही तो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड पे आ जाते हैं। और सॉरी, मैंने ये तो समझाया नहीं। स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन, इसके भी आपको पता है दो एस्पेक्ट्स होंगे। स्पेसिफिक डोनेशन, पैसा तो आ रहा है ना, कैश तो आ रहा है ना, तो रिसिप्टेंट पेमेंट में तो जाएगा ही जाएगा, रिसिप्ट साइड, है ना। और इनकम, और अब कहाँ जाएगा? स्पेसिफिक डोनेशन है, तो स्पेसिफिक डोनेशन को हम क्या मानते हैं? कैपिटल। और जो कैपिटल नेचर की चीजें होती है वो किस में जाती है? बैलेंस शीट में। तो ये किस में जाएगा? ये जाएगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की किस साइड जाएगा? रिसिप्टेंट पेमेंट की किस साइड जाएगा? वो मैं अभी आपको समझाऊंगी डिटेल में। ठीक है, चलिए थर्ड चीज पे आ जाते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड है आपकी एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस, अब पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनो। एंट्रेंस फीस क्या होती है? एंट्रेंस फीस क्या होती है? एंट्रेंस फीस होती है जब कोई भी नया मेंबर, कोई भी नया सदस्य है, कोई भी नया सदस्य है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर आना चाहता है। एंट्रेंस का मतलब होता है एंट्री की फीस, एंट्री करने की फीस। ठीक है, जैसे आप अभी 12th क्लास से जब ग्रेजुएशन में जाओगे तो आप कोई उनमें से कोई बच्चे जो होंगे जो बड़े बड़े कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेंगे तो उसके लिए उनको एंट्रेंस देना पड़ेगा, यानी कि कॉलेज में एंट्री लेने के लिए उनको एंट्रेंस एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा। तो एंट्रेंस फीस भी क्या होती है? किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंट्री करने के लिए हमें एंट्रेंस फीस देनी होती है। तो अब इसका नेचर क्या है? तो कुछ पर्सन जो है, ये अभी क्या चल रहा है? इस पर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मतलब इस पर विवाद है कि एंट्रेंस फीस का नेचर क्या माने। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि जो एंट्रेंस फीस होती है एक पर्सन अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार देता है, यानी कि सिर्फ एंट्री के टाइम पे तो फीस देनी है। अब वो कितने भी साल सदस्य रहे, उसे सिर्फ एक ही बार फीस देनी थी, और हमें पता है एक बार फीस देनी है तो वो क्या हो जाता है? इरेगुलर। इरेगुलर है तो उसका नेचर क्या होगा? कैपिटल नेचर। और कैपिटल नेचर होने की वजह से वो कहाँ जानी चाहिए? वो जानी चाहिए बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है? अब लोगों ने बोला कि अरे तुम उस पर्सन के हिसाब से क्यों सोच रहे हो, तुम ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सोचो ना। ऑर्गेनाइजेशन हर साल भर्ती निकालती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कभी भी कोई भी एंट्री ले सकता है, यानी कि एंट्रेंस फीस फर्म को तो बार बार रिसीव हो रही है। समझ आ रहा है पॉइंट? एक है कि एक पर्सन सिर्फ एक बार डोनेशन देता है, सॉरी एक बार एंट्रेंस फीस देता है, तो हमें इसे कैपिटल मान लेना चाहिए क्योंकि इरेगुलर है, क्योंकि एक बार दे रहा है, बार बार नहीं दे रहा है, एक बार दे रहा है तो इरेगुलर है। लेकिन दूसरे लोगों ने बोला, उन्होंने बोला कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को तो बार बार एंट्रेंस फीस मिल रही है, यानी कि जो बंदा जब भी आएगा एंट्रेंस फीस देके अंदर आएगा, जैसे दूसरा बंदा आया वो भी एंट्रेंस फीस देगा, यानी कि फर्म के लिए तो ये रेगुलर हो गई ना। और रेगुलर हो गई तो किसके अंदर जानी चाहिए? रेगुलर हो गई तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर जानी चाहिए। तो इसी बात पर क्या चल रहा है? अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। तो आपके सीबीएसई वाले ने क्या कहा? सीबीएसई वालों ने बोला है कि भाई अब तुम्हारी इच्छा है, चाहे तो तुम इसको, मैं एक बार देख लूं आपको दिख रहा है, चलिए अब दिख रहा है। अब आपके जो एग्जाम जो सीबीएसई बोर्ड है उसने बोला कि भाई अब तुम्हारी इच्छा है, चाहे तो तुम एंट्रेंस फीस को मान लो रेवेन्यू नेचर, चाहे तुम इसको मान लो कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर का मतलब क्या है? कहाँ कहाँ आएगा? एक तो आएगा रिसिप्टेंट पेमेंट, क्योंकि ऑफ कोर्स एंट्रेंस फीस मिल रही है तो रिसिप्टेंट पेमेंट में तो आएगी। अगर आप इसको रेवेन्यू नेचर मान रहे हो तो किसके अंदर जाएगी? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। तो ये किस में जाएगी? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। और अगर तुम इसे कैपिटल नेचर का मान रहे हो तो रिसिप्टेंट पेमेंट में तो जाएगी।
रिसिप्टेंट पेमेंट पे तो जाएगी जाएगी, लेकिन कैपिटल लेजर मानने की वजह से आपको इसको किसमें भेजना पड़ेगा, आपको इसको भेजना पड़ेगा बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, अभी साइट्स बता दूंगी मैं, अभी थोड़े टाइम बाद बताऊंगी साइट्स कहाँ पर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप इसमें से कौन सा फॉलो करो, आपके अकाउंट सीबीएसई बोर्ड ने बोल दिया चाहे तो ये मानो चाहे ये मानो, कुछ भी मान लो। ठीक है, लेकिन आपको क्या देना है, सब्जेक्ट टू नोट, यानी कि इन दोनों में से जो भी फॉलो करो उसके नीचे एक नोट दे देना कि मैंने ना सबसे आप एंट्रेंस फीस जो है उसको इस नेचर का माना है। क्या कहा है, एंट्रेंस फीस को मैंने रेवेन्यू नेचर माना है, एंट्रेंस फीस को मैंने कैपिटल नेचर माना है, जो भी मानो उसके नीचे एक छोटा सा नोट दे देना। दोनों से ही आपका आंसर जो है वो ठीक आएगा, दोनों से आपका आंसर ठीक आएगा। मैं आगे आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करके दिखाऊंगी, तो उसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन सारे सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन दोनों तरीके से दिखाऊंगी, उसको मैं रेवेन्यू नेचर भी मान लूंगी और कैपिटल नेचर भी मान लूंगी। अभी आप इतने ज्यादा मेच्योर नहीं कि मैं इसके पीछे का लॉजिक समझाऊं, अभी 1-2 क्लास बाद में आपको इसका लॉजिक समझाऊंगी। ठीक है, चलो ठीक है, तो आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको मान लीजिए, नोट दे देना है आपको सिंपल सा नोट दे देना है कि आप इसको बेसिकली मान क्या रहे हो, आप इसको रेवेन्यू नेचर मान रहे हो या आप इसको कैपिटल नेचर मान रहे हो। ठीक है, ये है एंट्रेंस फीस। चलिए नेक्स्ट आ जाए, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मेंबरशिप फीस या फिर लाइफ मेंबरशिप फीस। चलिए बहुत आसान है, मेंबरशिप फीस क्या है, मेंबरशिप फीस होती है जैसे कोई भी पर्सन जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहते हैं, जैसे आपने सुना होगा ना लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, लाइफ टाइम मेंबर बनने के लिए मेंबरशिप फीस इतनी पे करें। तो इससे क्या है कि उसको ना ये एक अलग से फीस होती है जो हर मेंबर को मेंबरशिप लेने के लिए देनी पड़ती है। जैसे आप अगर सीए बनते हो तो सीए बनने के लिए जब आप पूरा सीए कंप्लीट कर लेते हो तब आपको आईसीआई से जाके मेंबरशिप लेनी पड़ती है वहां पर। तो मेंबरशिप लेने के लिए आपको कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो इसी के लिए उसको क्या बोलते हैं, मेंबरशिप फीस बोलते हैं। ठीक है, तो मेंबरशिप फीस क्या होती है, ये होती है इसका जो नेचर होता है वो कैपिटल नेचर होता है। क्यों, क्योंकि आप सीए बार बार नहीं बनोगे, आप सीए एक बार बनोगे और आपको जो आईसीआई की मेंबरशिप है वो भी एक बार ही मिलेगी। तो इसका नेचर क्या होता है, कैपिटल नेचर। क्यों, क्योंकि ये इरेगुलर है। और अगर कैपिटल नेचर है तो आपको पता है इसके 2 ट्रीटमेंट क्या होंगे। पहली बात तो मेंबरशिप फीस है, तो ये क्या है हमारे लिए, इनकम। एंट्रेंस फीस भी हमारे लिए क्या होती है, एंट्रेंस फीस भी हमारे लिए इनकम ही होती है। ठीक है, तो मेंबरशिप फीस हमारे लिए क्या है, इनकम है, ऊपर से कैपिटल नेचर है। तो कैपिटल नेचर है तो कहां पर जाएगी, कैपिटल नेचर एक तो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में तो आएगी और दूसरा किसमें जाएगी, बैलेंस शीट में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं लेगेसी। लेगेसी क्या होती है, लेगेसी होती है जब कोई पर्सन मर जाता है और वो अपनी पूरी जायदाद जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर जाता है, तो उसको बोलते हैं लेगेसी का सेम नेचर, हर कोई पर्सन मरने के बाद अपनी जायदाद एनजीओ के नाम नहीं करता और फिर बार बार वो इंसान मरता भी नहीं है और बार बार हमें जो लेगेसी है वो मिलती भी नहीं है। इसलिए इसका नेचर क्या है, कैपिटल नेचर, क्योंकि इरेगुलर पैटर्न पे बेस्ड है। और इसके जो ट्रीटमेंट है वो क्या हो जाएंगे, सेम ट्रीटमेंट हो जाएगा, रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में आएगा एक और दूसरा आ जाएगा आपका बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे आज के कॉन्सेप्ट्स थे जिसके अंदर मैंने आपको क्या क्या समझाया, हल्का सा मैंने आपको एक तो सारी कवरेज बता दी, सिलेबस की क्या कवरेज है, वेटेज भी बता दी है, मैंने आपको एनपीओ की डेफिनेशन समझा दी, थ्योरी भी हम कवर करेंगे, थ्योरी हम लास्ट में कवर करेंगे। उसके बाद मैंने आज आपको नेचर भी समझाया, मैंने आपको इंपॉर्टेंट टर्म समझा दिए, उनके ट्रीटमेंट समझा दिए, उनका नेचर समझा दिया है, थोड़ा सा मैंने आपको इनकम रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट इनकम एक्सपेंडिचर भी समझा दिया, थोड़ा सा बैलेंस शीट भी समझा दिया। लेकिन कल जो है मैं आपको पूरा डिटेल में सारे फॉर्मेट समझाऊंगी, सारी चीजें हम समझ के करेंगे। ऐसा नहीं है कि बुक में जो फॉर्मेट बना हो मैं आपको वही छिपवा दूं, ऑफ कोर्स बनेगा तो वैसा ही, बट मैं आपको सारे टर्म जो है वो बहुत अच्छे से समझा के फिर आपको क्लियर करूंगी कि अगर पेपर में कोई ऐसे टर्म आ जाए जो आपने अभी तक देखी नहीं है तो आप उसको भी अपने दिमाग से, यानी कि आपने जो सीखा है उसी के बेस पर आप उसको आराम से जज कर सको। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बेसिकली हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम अपने जो मेन कॉन्सेप्ट्स है वो बनाना सीखेंगे और इससे पहले मैंने आपको सारे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो उसमें यूज होने वाली है वो सारी चीजें मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक बाय बाय, थैंक यू। और प्लीज अगर आपको ये कोर्सेज वगैरह अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दिए हमारे आप। ठीक है, तो तब तक ये बाय बाय, थैंक यू।